सोशियोलॉजी में जो है स्टार्टिंग ही की थी हमने, ज्यादा कल नहीं हुआ था इसमें। मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, मतलब पहली यूनिट का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने बताया था, और थोड़ा सा इसके उद्भव के बारे में भी बताया था कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे, किन परिस्थिति में हुआ और किसके द्वारा किया गया, इस पर हमने चर्चा की थी। मैंने बताया था कि उद्भव के लिए दो खास घटनाएं, दो खास क्रांतियां जिम्मेदार मानी जाती है। एक राजनीतिक क्षेत्र की क्रांति है और एक आर्थिक क्षेत्र की क्रांति है ना। दोनों क्षेत्रों की क्रांतियों ने समाजशास्त्र नामक विषय के उदय के लिए काम किया। उसमें एक फ्रांसीसी क्रांति है, राजनीतिक क्षेत्र की क्रांति है, 1789 का इसका समय है, कल बताया था मैंने। और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो आर्थिक क्षेत्र की क्रांति है, इसका समय लगभग 1750 के आसपास, वही लगभग 18वीं शताब्दी की घटनाएं है ना। दोनों ही क्रांतियां 18वीं शताब्दी की कही जाती हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जो है राजा और प्रजा के संबंधों में टकराव की स्थिति देखी गई है ना। राजा द्वारा जो है प्रजा का शोषण किया जा रहा था, तो दोनों के संबंधों में काफी कटुता पैदा हो गई। दूसरी ओर औद्योगिक जो क्रांति थी, इसमें पूंजीपति और श्रमिकों के बीच जो है टकराव पैदा हो गया। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाने लगा, इसका विरोध होने लगा, है ना। तो इन दोनों क्रांतियों की वजह से जो है जो समाज है, समाज में लोगों के बीच जो है संबंध है, वो कहीं ना कहीं जो है खराब होने लगे ना, अच्छे नहीं रहे। तो विद्वानों द्वारा ये सोचा गया कि इन संबंधों में इतनी कटुता क्यों आ गई और इनमें कैसे सुधार किया जाएगा, है ना। तो पहले तो उनका कारण जानना जरूरी होता है, फिर उनका निवारण हम कर सकते हैं। बिना कारण जाने उनका निवारण नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक जो संबंध हैं उनमें क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई और इन संबंधों में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है समाज का अध्ययन करना जरूरी हो गया। और समाज के अध्ययन के लिए ही जो है विद्वानों द्वारा जिस विषय को जन्म दिया गया उसी को हम कहते हैं समाजशास्त्र। ये है खास इसके उदय के संबंध में इंपॉर्टेंट बात। हालांकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि उदय को लेकर के आपके सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं दिया गया। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। उदय से स्टार्ट वहां से करते हैं, फिर अन्य विषयों के साथ इसका संबंध हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से कैसे संबंधित है। फिर समाजशास्त्र विज्ञान है, कला है, या दोनों है। विज्ञान है तो क्यों नहीं है, क्या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में पढ़ी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो गैर जरूरी पढ़ने का क्या मतलब, ठीक है। हाँ, तो ये तो बहुत कॉमन बात मैंने बताई, कल भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? अगस्ट काम्ट कहे जाते हैं। ये सभी लगभग जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि समाजशास्त्र के जनक अगस्ट काम्ट कहे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगस्ट काम्ट को ही समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। अब ऐसे क्वेश्चन आप भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है ना। जिस तरह से पिछली बार पेपर आया है इकोनॉमी का, सोशियोलॉजी का, जिस तरह से पेपर आया है, उसको देखते हुए अब तो ये लग रहा है कि अब सीधी सीधी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, है ना। और प्री का भी जैसे पेपर आया है, प्री का भी इस बार थोड़ा सा लेवल का पेपर था। तो इन सब को देखते हुए, इन सब के एनालिसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगे जो पेपर आने वाले हैं वो थोड़ा सा स्तरीय आएंगे, और स्तरीय आना जरूरी है, क्योंकि स्टेट पीएससी का एग्जाम है तो लगना तो चाहिए ना कि भाई स्टेट पीएससी का एग्जाम हम दे रहे हैं, है ना। एक्चुअली मैंने जब उस समय एनालिसिस किया था पेपर का, तो उस समय बोला था कि पहली बार लगा कि स्टेट पीएससी का पेपर हम देख रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देख करके प्री का पेपर, और मेंस के भी पेपर अच्छे थे। तो इस तरह के पेपर होना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को फायदा मिलता है ना। जो बरसाती, मैंने उस दिन बताया, बरसाती जो मेढक होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, है ना। बरसाती मेढक वही जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तब उनकी नींद खुलती है,
है ना। जैसे मेढक क्या होते हैं, वो बरसात में टर्टर करते हैं, बाकी समय पता ही नहीं चलता कि कहाँ है। तो वही जो है कुछ स्टूडेंट रहते हैं बरसाती मेढक जैसे, कि जब नोटिफिकेशन आया तब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उनकी बस का तो अब है नहीं ना। और आप रट करके भी अब नहीं निकाल सकते एग्जाम, आपको समझ विकसित करना पड़ेगी सब्जेक्ट की, और अब सब्जेक्ट आ गए हैं, अब चीजें जनरल नहीं रही, मतलब जो जनरल स्टडी है वो जनरल नहीं रही है ना। नाम उसका जनरल स्टडी है लेकिन जनरल नहीं है। इस तरह से सोशियोलॉजी का पेपर दिया उन्होंने, उसको देख कर तो नहीं लगा कि जनरल है, वो तो एक सब्जेक्ट जैसा ही लगा। अभी हम उस पर देखो चर्चा करेंगे। कल्चर वाला जो क्वेश्चन आया था, मतलब वो क्वेश्चन ऐसा, मैंने उस समय भी चर्चा की थी बच्चों से, वो क्वेश्चन ऐसा है कि जिस बच्चे ने भी एमपीपीएससी का मेंस दिया होगा, किसी ने भी उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और किसी को समझ में भी नहीं आया होगा, और जो पढ़ाने वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आया होगा वो क्वेश्चन। मैं ये चैलेंज कर सकता हूं। क्वेश्चन था कि सांस्कृतिक तत्व विभाजित हो सकता है लेकिन उसका विभाजन अर्थहीन या औचित्यहीन होगा, इस कथन को समझाइए। ये क्वेश्चन था। आज भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों कि इसका मतलब क्या है। अभी इस पर हम बात करेंगे, है ना। मतलब बच्चों को क्या, पढ़ाने वाले जो कुछ गिनती के पढ़ाने वाले हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये जो, हाँ, जो सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इस यूपीएससी में एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो तो बता देंगे, लेकिन जो पढ़ करके पढ़ाने वाले, कई आज एमपीपीएससी के लिए जो भी इंदौर में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ करके पढ़ा रहे हैं, उनका सब्जेक्ट तो रहा नहीं। बहुत कम लोग होंगे जिनका सब्जेक्ट रहा, या सब्जेक्ट रहा भी होगा तो वो उस लेवल का थोड़ी पढ़ते हैं। जैसे भाई किसी ने कहा एमए कर लिया, अब एमए में कहाँ कोई इतना पढ़ता है। वो व्यक्ति बता सकता है जिसका पीएससी में पहले सब्जेक्ट रहा हो, पढ़ाया हो, या एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, जैसे मेरा रहा है। अब हमने तो एमए भी किया उसमें, और सब्जेक्ट भी रहा है, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा, दोनों में कल्चर ये टॉपिक आता है, संस्कृति वाला, तो उसमें हम बहुत डेप्थ में पढ़ते थे। सांस्कृतिक तत्व है, फिर सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनते हैं, फिर सांस्कृतिक प्रतिमान बनते हैं, फिर वो संस्कृति का निर्माण होता है। इस तरह से ये संस्कृति के पार्ट है। संस्कृति का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो होता है सांस्कृतिक तत्व, फिर सांस्कृतिक तत्व मिलकर बनते हैं सांस्कृतिक संकुल, फिर सांस्कृतिक संकुल मिलकर बनाते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, पैटर्न, फिर ये मिलकर संस्कृति का निर्माण करते हैं। ये है उसका कॉन्सेप्ट। फिर वो विभाजित हो सकता है, विभाजन उसका अर्थहीन क्यों है, औचित्यहीन क्यों होता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसको तोड़, जैसे पेन है, ये पेन सांस्कृतिक तत्व उसको मान लेते हैं, पेन को हम तोड़ देंगे तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा, औचित्यहीन हो गया ना, ये खत्म हो गया, इसका औचित्य खत्म। वही चीज है कि सांस्कृतिक जो तत्व होता है सबसे छोटी इकाई, उसको हम अगर विभाजित कर दें तो वो अर्थहीन, औचित्यहीन हो जाएगा। जैसे शब्द है, शब्द एक सांस्कृतिक तत्व है, शब्द को हम तोड़ दें, अक्षर, तो अक्षर का तो कोई अर्थ निकलता नहीं है, शब्द का अर्थ निकलता है। तो वही ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें दिए जाते हैं, उसमें लिखा है उदाहरण से समझाइए, ऐसा करके लिखा था। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। संस्कृति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर मैं ये बताऊंगा सांस्कृतिक तत्व, संकुल, प्रतिमान क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगस्त कांट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द दिया। 1838 का समय है, 1838 में उन्होंने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द दिया, पॉजिटिव फिलॉसफी करके ये जो पुस्तक है इसमें उन्होंने वर्ड दिया 1838 में। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले इन्होंने जो वर्ड दिया था वो था सामाजिक भौतिकी, है ना, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स करके इन्होंने वर्ड दिया। सोशल फिजिक्स वर्ड क्यों दिया? क्योंकि ये समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखते थे, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा है? विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ साइंसेस।
ना, समाजशास्त्र को जो है अगस्त काम्ट ने विज्ञानों की रानी कहा। यही आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किस विचारक ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। जैसे पिछले बार जॉन स्टुअर्ट मिल का क्वेश्चन आया, लूसी मेयर का क्वेश्चन पिछली बार 2 मार्क्स में आया, तो ऐसे इसमें पूछ सकता है कि समाजशास्त्र के किस विचारक ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। हालांकि ये मैं अलग से बता रहा हूँ, ये उसमें नोट्स में नहीं दिया है, बुकलेट में नहीं है, ये फैक्ट अलग से बता रहा हूँ। तो उन्होंने इसको विज्ञानों की रानी कहा है। विज्ञानों की रानी क्यों कहा है? क्योंकि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखते थे, मतलब पहले ही विचारक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना था, क्योंकि जनक यही है तो पहले यही होंगे, है ना। और इसी कारण से इन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर वर्ड दिया सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। तो यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र के स्थान पर कौन सा शब्द सबसे पहले प्रयुक्त किया था, है ना। जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल का पूछा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी, ऐसा क्वेश्चन था, और क्यों, उसका कारण क्या बताया, ऐसा कुछ। तो यहां भी क्वेश्चन बन सकता है अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र के स्थान पर सबसे पहले किस शब्द का इसके लिए प्रयोग किया। तो इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया था सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। अब देखो मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था आप लोगों को कि अब जो भी क्लासेस होंगी वो पुराने एग्जाम के हिसाब से होंगी। पिछला जो एग्जाम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो है सारी टॉपिक कराए जाएंगे। जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं इकोनॉमी में, सोशियोलॉजी में, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले एग्जाम है, इसके पहले तो एग्जाम हुआ नहीं था, इसके पहले तो हम अंधी दौड़ रहे थे, है ना, सामने कुछ था ही नहीं, भाग रहे थे। अब हमें पता चल गया कि भाई इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अब चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सोशल फिजिक्स उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये उसको एक विज्ञान के रूप में देखते थे और उन्होंने जो है इसको विज्ञानों की रानी कहा है। तो यहाँ पर ये भी एक लिख देंगे, विज्ञानों की रानी। समाजशास्त्र इन्होंने विज्ञानों की रानी कहा है। और बाद में फिर सेंट साइमन, मैंने इनके बारे में भी कल बताया था, इनके गुरु थे, इनके गुरु सेंट साइमन, इनके गुरु थे सेंट साइमन। इनके कहने पर उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द के स्थान पर उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द यूज किया 1838 में, और इस आधार पर इनको इसका जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र शब्द यूज किया, वर्ड यूज किया। सोशियोलॉजी जो पुस्तक है, सोशियोलॉजी पुस्तक नाम से एक पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर की है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक किस विचारक की है? ये ब्रिटेन के विचारक है हर्बर्ट स्पेंसर, अभी इनका नाम आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस नाम से पुस्तक ही लिखी है। ये वर्ड दिया है अगस्त काम्ट ने, और इस नाम से जो बुक लिखी गई है वो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। 1838 में उन्होंने सोशलिस्ट शब्द दिया और इस कारण से इनको जो है समाजशास्त्र का जनक माना गया है। इनके गुरु थे सेंट साइमन, इनके कहने पर ही जो है उन्होंने इसके लिए ये वर्ड यूज किया। और सेंट साइमन मैंने बताया था, सेंट साइमन जो है ये समाजवादी जो विचारधारा उसके प्रतिपादक कहे जाते हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादक कहे जाते हैं सेंट साइमन, ठीक है। साम्यवादी का लचीला रूप होता है समाजवादी। साम्यवादी विचारधारा जो है उसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं, इसलिए साम्यवादी जो विचारधारा उसको मार्क्सवादी भी बोलते हैं, मार्क्सिस्ट, है ना। और समाजवादी जो विचारधारा उसका थोड़ा सा लचीला रूप हो जाता है ना। जैसे साम्यवादी में सब चीजें सरकार के अधीन होती हैं, समाजवादी में थोड़ा सा जो है प्राइवेट सेक्टर में भी चीजों को हम दे सकते हैं, यानी प्रबंध संचालन प्राइवेट सेक्टर होता है। वैसे देखा जाए तो समाजवादी का मतलब होता है कि जो भी
उद्यमों का स्वामित्व है, नियंत्रण है, प्रबंध संचालन, वो समाज के अधीन होता है। साम्यवादी विचारधारा में सरकार के अधीन होता है और समाजवादी विचारधारा में ये चीज समाज के अधीन होती है। ऐसा उसको डिफाइन किया जाता है और उसमें थोड़ा सा लचीलापन बरता जाता है, जिसमें समाजवादी विचारधारा। साम्यवादी की कठोरता को कम किया गया समाजवादी विचारधारा द्वारा, और इसके जो प्रतिपादक कहे जाते हैं सेंट साइमन कहे जाते हैं। तो ये मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता चल रहा हूं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। अब इसके बाद आते हैं इमाइल दुर्खीम, है ना। अगस्त काम्ट फ्रांस के थे और इमाइल दुर्खीम भी फ्रांस के थे। इमाइल दुर्खीम को जो है अगस्त काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी अगस्त काम्ट ने जो भी विचार व्यक्त किए उनको आगे बढ़ाने का काम इमाइल दुर्खीम ने किया है। इमाइल दुर्खीम का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विषयों से पृथक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, कौन से विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विषयों से अलग किया और वैज्ञानिक धरातल पर जो है इसको स्थापित किया। फिर इसको आगे ले जाने का काम मैक्स वेबर द्वारा किया गया। मैक्स वेबर ने जो है इसको विज्ञान के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इनका सभी का अलग अलग योगदान है। जो स्टार्टिंग के विचारक, इंपॉर्टेंट विचारक है, उसमें मैंने नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो इमाइल दुर्खीम ने चूंकि समाजशास्त्र को अन्य विषयों से अलग किया, इसलिए इस इमाइल दुर्खीम को हम बोलते हैं आधुनिक समाजशास्त्र का जनक। समाजशास्त्र का जनक अगस्त काम्ट। फिर अगस्त काम्ट के जो काम स्टार्ट उन्होंने किए थे उनको आगे बढ़ाने का काम इमाइल दुर्खीम ने किया। भी फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विषयों से अलग किया, अन्य अलग विषय के रूप में इसको प्रतिष्ठित किया। इसलिए हम जो है इनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। इमाइल दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत बहुत फेमस है। अभी आत्महत्या करके एक टॉपिक है आपके सिलेबस में सेकेंड यूनिट में, वहां पर इमाइल दुर्खीम के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इमाइल दुर्खीम का नाम जो है धर्म के सिद्धांत में भी आता है। धर्म की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत है उसमें भी इमाइल दुर्खीम का नाम आता है। आपके सिलेबस में एक्चुअली कोई विचारक नहीं दिया हुआ है। जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट तो उसमें ये सभी विचारक डिटेल में पढ़े जाते हैं, इनके पर्टिकुलर टॉपिक दिए रहते हैं। जैसे आप नेट करेंगे, जैसे सोशियोलॉजी से जिसने पीजी किया हुआ है उसको नेट करना है, तो नेट बिना विचारक के पढ़े आप निकाल ही नहीं सकते हैं। मतलब आप माने कि 60-70 जो क्वेश्चन हैं वो विचारकों से संबंधित आते हैं। उनकी पुस्तक पूछ लेंगे, उनकी थ्योरी पूछ लेंगे, है ना। तो विचारक मेन है, मतलब जान है सोशियोलॉजी। लेकिन आपके सिलेबस में विचारक नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक सिलेबस है। उसमें सैद्धांतिक बात नहीं है। लेकिन पुराना जो पेपर आया था 2024 का, उसमें सैद्धांतिक चीजें भी उसने पूछी। सिलेबस में नहीं है ऐसा, लेकिन उसने पूछा है। तो हमें जो है ये तो सब पढ़ना पड़ेगा पुराने सिलेबस को। बच्चे क्या है, उनको बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ पूछेगा नहीं, हालांकि मैंने बुकलेट में सारी चीजें दी थी, उसमें एक एक चीज दी थी जो पूछी गई है। लेकिन बच्चों को ऐसा लगा कि यार ये पूछेगा नहीं, इसको नहीं पढ़ते। तो सब कुछ दिया हुआ वही बुक पढ़ रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने, मतलब मेरे ख्याल से तो 100% तो नहीं, 2-4% बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो बुक सोशियोलॉजी की। 1-2% ही होंगे मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। मतलब 98% बच्चों ने बुक पढ़ी होगी। लेकिन उन चीजों पर किसी ने गौर नहीं किया जो आई। तो बोले कि सर उसमें सब दिया था, हमें याद आ रहा था, लेकिन हमने उस तरीके से पढ़ा नहीं तो हमसे बना नहीं। तो ये जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे फैक्चुअल क्वेश्चन 2 नंबर में, वो किसी से नहीं बने, जबकि सब दिया था। तो उन्होंने बोला सर हमने पढ़ा तो था ऐसे, लेकिन ध्यान नहीं दिया, इसलिए याद नहीं आया उधर, हम कर नहीं पाए उसको। ये समस्या, क्योंकि बच्चों का ऐसा मानना था कि इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं। अब आ गए तो सब पढ़ेंगे। है ना। तो इमाइल दुर्खीम के बारे में, फ्रांस के विचारक थे ये, और इनको आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद नाम आता है मैक्स वेबर का, है ना। मैक्स वेबर का नाम, हाँ मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जर्मनी के विचारक थे और इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में विकसित करने में
बड़ा योगदान इनका मैक्स वेबर का दिया जाता है। मैक्स वेबर एक्चुअली ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका नाम आता है, लोक प्रशासन के थिंकर भी कहे जाते हैं, और समाजशास्त्र में भी इनका नाम आता है। लोक प्रशासन में नौकरशाही विचारधारा इनकी है ना। हालांकि अब वो सिलेबस में आपके नहीं है ये टॉपिक, पहले था 2024 के पहले जो सिलेबस था उसमें ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट थी, तो उसमें जो है नौकरशाही विचारधारा पढ़ते थे, क्योंकि उसमें विचारधाराएं करके टॉपिक दिया हुआ था। अभी आपके मेरे ख्याल से निबंध के उसमें है, ये नौकरशाही करके निबंध है मेरे ख्याल, उसमें देखना शायद निबंध है, तो वहां पर आपको ये हल्का सा मैक्स वेबर को याद करना पड़ेगा, है ना। मतलब आप नौकरशाही का टॉपिक लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, और मैक्स वेबर को याद नहीं कर रहे हैं, मतलब सही नहीं है ना। उनको याद करके जो है आपको नौकरशाही लिखना पड़ेगी, तो उनके बिना नौकरशाही का कोई भी, है ना। पूरा क्या है टॉपिक? नौकरशाही। आगे केवल नौकरशाही लिखा। हाँ, तो मतलब नौकरशाही यहाँ पर है। पहले जो है निबंध में पढ़ते थे, सॉरी पहले टॉपिक पढ़ते थे सब्जेक्ट के रूप में, अब जो है निबंध में पढ़ना है ना। तो नौकरशाही में मैक्स वेबर का नाम खास तौर से लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल, इसी का क्वेश्चन पिछली बार आया था, पहले क्वेश्चन था। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, इनका खास योगदान जो है ब्रिटेन में समाजशास्त्र को विकसित करने में लिया जाता है। इन्होंने ब्रिटेन में समाजशास्त्र को विकसित किया, यानी ब्रिटेन के लोगों को समाजशास्त्र से परिचित कराने में सबसे बड़ा जिसका योगदान है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना। और इन्होंने ही, जो क्वेश्चन आए थे, इन्होंने जो है समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो पिछली बार आया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी थी और क्यों, उसका कारण क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन था। तो इन्होंने इथोलॉजी शब्द के प्रयोग के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि उनका एक स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है। इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। दो भाषाएं मतलब समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो वर्ड है, इसमें दो भाषाओं के वर्ड सम्मिलित, जैसे सोशियस और लोगस। तो सोशियस जो है ये लैटिन शब्द है, और लोगस जो है ग्रीक शब्द है ना। तो लैटिन भाषा का शब्द और ग्रीक भाषा का शब्द, ये दो भाषाओं की अवैध संतान, इसको उन्होंने कहा। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, बहुत फेमस स्टेटमेंट। ये जब सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते थे, प्री में भी हुआ करता था पहले सोशियोलॉजी, तो उसमें क्वेश्चन आया करता था कि किस विचारक ने कहा है कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल का ऐसा स्टेटमेंट बहुत आया करता था पहले, तो वही क्वेश्चन इसमें आया है। मतलब वो ऐसा, अब यहाँ पर बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत फेमस चीज पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ब्रिटेन के लोगों को समाजशास्त्र से परिचित कराने में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। और फिर उनके उत्तराधिकारी कहे जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, दोनों ब्रिटेन के रहने वाले। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो काम स्टार्ट किया उसको आगे बढ़ाने में हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान माना जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है ब्रिटेन में समाजशास्त्र का व्यवस्थित अध्ययन किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया है, और इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही समाजशास्त्र लिखा है ना। इनकी पुस्तक का नाम ही सोशियोलॉजी है, इंग्लिश में, हिंदी में तो कह रहे नहीं, इंग्लिश में उसको नाम दिया है सोशियोलॉजी, है ना। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि सोशियोलॉजी के नाम से जो है किसने पुस्तक लिखी है, ये सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक किस विचारक की है, तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, और उन्होंने जो है ब्रिटेन में समाजशास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन किया है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। इसके अलावा अमेरिका में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ, यानी अध्यापन काम स्टार्ट हुआ।
है ना। विषय सबसे पहले फ्रांस में इसका उदय हुआ, क्योंकि अगस्त कांट फ्रांस के रहने वाले थे, 1838 की बात है। लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट सबसे पहले कहां पर पढ़ाया जाने लगा, तो अमेरिका, है ना। अमेरिका में सबसे पहले इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। 1876 की बात है। 1876 में यूएसए में एल विश्वविद्यालय में इसको सबसे पहले पढ़ाने का काम स्टार्ट किया गया, है ना। एल विश्वविद्यालय में यूएसए में पढ़ाया गया। देखिए, अब हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट नहीं है आपके, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हम पढ़ते हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सबसे पहले अमेरिका में ही स्टार्ट हुआ था, एक विषय के रूप में उसको स्टार्ट वहां पर किया गया था। और एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को भी जो है अमेरिका में स्टार्ट किया गया ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में स्टार्ट हुआ और इसका समय है 1876, मतलब थोड़ा सा अंतर है समय को लेकर के। तो इस तरीके से ये यहां तक कंप्लीट हो जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसमें एक टॉपिक आगे आएगा, वो शायद चौथी यूनिट में टॉपिक है, समाजशास्त्र का भारतीयकरण करके एक टॉपिक है। चौथी यूनिट का एक टॉपिक है समाजशास्त्र का भारतीयकरण। तो उसमें हमें समाजशास्त्र का भारत में किस तरह से अध्ययन हुआ है, किन किन विचारकों ने अध्ययन किया, किस रूप में अध्ययन किया, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के भारतीयकरण के टॉपिक में। दिया है चौथी यूनिट में, बीच में दिया होगा, आप देखें, दिया ना, समाजशास्त्र का भारतीयकरण। तो समाजशास्त्र का जो भारतीयकरण है उसमें यही पढ़ना है जो यहां पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां तो मैंने शॉर्ट में बताया, वहां पर डिटेल में आएगा। जो जो विचारक समाजशास्त्र से जुड़े रहे हैं भारत में, उनका वहां पर उल्लेख आएगा, उनकी पुस्तकों के बारे में, उन्होंने किस विषय पर अध्ययन किया, क्या क्या अध्ययन किया, वहां पर जो है हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, इसके अलावा किन किन विचारकों ने समाजशास्त्र का अध्ययन किया, उसको आगे बढ़ाया, वो सारी चीजें हमें उसमें पढ़ना है। उस टॉपिक का नाम है समाजशास्त्र का भारतीयकरण। ठीक है। हाँ, तो भारत में सबसे पहले जो समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको बनेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं और इसी का डिटेल हम पढ़ेंगे चौथी यूनिट में। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से 2 मार्क्स में बन सकता है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस विश्वविद्यालय से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इसके जनक कौन कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 खास नाम आपको ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक नाम और लिख लो, प्रोफेसर इरावती कर्वे। इरावती कर्वे। मुंबई यूनिवर्सिटी में 1914 में सबसे पहले इसका काम स्टार्ट हुआ, अध्ययन का काम, यानी पढ़ाने का काम विषय के रूप में। बाद में जो है ये केवल स्नातक स्तर पर स्टार्ट हुआ, तो 1914 में इसको स्नातक स्तर पर स्टार्ट किया गया, फिर इसको पीजी लेवल पर भी स्टार्ट कर दिया गया। इसका डिपार्टमेंट बन गया था 1919 में, इसका डिपार्टमेंट बन गया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले डिपार्टमेंट बना था सोशियोलॉजी का, 1919 की बात बता रहा हूं, ये डिटेल वहां पर आएगा, इसमें शायद वो नहीं लिखा होगा। हाँ, 1919 में डिपार्टमेंट जब बना था तो उसमें उसके जो अध्यक्ष बने थे, विभाग के अध्यक्ष बने थे पैट्रिक गैडिस। पैट्रिक गैडिस ब्रिटेन के समाजशास्त्री थे। पैट्रिक गैडिस 1919 में इस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे समाजशास्त्र के, बॉम्बे में। फिर पैट्रिक गैडिस के शिष्य थे घुरिये, यानी घुरिये के गुरु पैट्रिक गैडिस कहे जाते हैं। तो पैट्रिक गैडिस के रिटायरमेंट के बाद जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के जो अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग के जो अध्यक्ष थे वो बने थे घुरिये। ये बात 1924 की है। ठीक है, तो पहले जो विभाग के अध्यक्ष बने थे वो प्रोफेसर पैट्रिक गैडिस, सॉरी गेडिस है ना।
पैट्रिक गेडिस जो है पहला जो समाजशास्त्र का विभाग बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बना था उसके अध्यक्ष कहे जाते हैं। 1919 में बना था। 1919 से जो है पीजी स्तर पर समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा था। पहले केवल यूजी स्तर पर, स्नातक स्तर पर पढ़ाया गया था, स्टार्ट किया गया 1914 में। 1919 में जब डिपार्टमेंट बन गया बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का, तो उस समय पीजी लेवल पर भी सोशियोलॉजी को पढ़ाया जाना स्टार्ट कर दिया गया था। और उस पहला डिपार्टमेंट जो बना था उसके अध्यक्ष थे पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस के बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र विभाग था उसके अध्यक्ष बने घुरिये। इनका पूरा नाम है डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये, शॉर्ट में लिखते हैं जीएस घुरिये। तो इन्होंने जो है भारत में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए इनको भारत में समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, जीएस है ना। 1924 में ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट था उसके अध्यक्ष बने और जीएस घुरिये के गुरु थे पैट्रिक गेडिस, जो पहला जो समाजशास्त्र का विभाग बना था बॉम्बे यूनिवर्सिटी उसके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का विभाग बना था 1924 में। 1924 में घुरिये समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और 1924 में ही लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभाग बना, उसमें अध्यक्ष बने थे राधा कमल मुखर्जी। तो दूसरा बड़ा नाम है भारत में समाजशास्त्र में योगदान देने वालों में राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। दोनों सेम टाइम पर समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने 1924 और 1924। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में बने थे ना। राधा कमल मुखर्जी का जो नाम है ये लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय। और इनका है मुंबई विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समाजशास्त्र विभाग बना था उसमें अध्यक्ष थे। और तीसरा नाम आता है इरावती कर्वे। इरावती कर्वे जो है ये जो है भारत में समाजशास्त्र की प्रथम महिला विचारक कही जाती है। भारत में समाजशास्त्र की प्रथम महिला विचारक, या इनको कह देते हैं भारत में समाजशास्त्र की जननी, मदर ऑफ सोशियोलॉजी इनको कहा जाता है। भारत में समाजशास्त्र की जननी, मदर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, और समाजशास्त्र की प्रथम महिला विचारक के रूप में इनको याद किया जाता है। समाजशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र की प्रथम महिला विचारक इरावती कर्वे। इन्होंने परिवार, नातेदारी इस विषय पर ज्यादा काम किया है। इनका जो खास क्षेत्र था वो था परिवार, विवाह, नातेदारी, इस विषय पर बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी की है, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के स्टडी की है ना। तो अभी हम इनका नाम पढ़ेंगे आगे, जब हम परिवार का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इरावती कर्वे का नाम आता है, ठीक है। तो इरावती कर्वे जो है ये पुणे यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी। पुणे विश्वविद्यालय में जो है ये विभाग के अध्यक्ष थे, पुणे विश्वविद्यालय। और ये 1938 में जो है वहां पर ये अध्यक्ष बनाई गई थी। अब देखिए ईयर देखो आप, ईयर कैसे याद करते, तो सारी ईयर हम कैसे याद करेंगे। इन दोनों का ईयर सेम है, 1924 और 1924, दोनों का सेम समय जब ये अध्यक्ष बने थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। इरावती कर्वे का 1938 समय है, और जो सोशियोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया गया उसका समय 1838, वो 1838, ये 1938। तो ऐसे याद रखते हैं। 1914 सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया सोशियोलॉजी को। फिर 1919 का समय जब डिपार्टमेंट बना, सबसे पहला डिपार्टमेंट 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में बना, इसके अध्यक्ष से पैट्रिक गेडिस। तो ऐसी ये फैक्चुअल चीजें हमें बहुत सारी याद करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे एमएन श्रीनिवास का नाम आता है। एमएन श्रीनिवास ने जो है मैसूर क्षेत्र में जाके अध्ययन किया, कुर्ग क्षेत्र में अध्ययन किया है कर्नाटक में। उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, प्रभु जाति की अवधारणा दी है, सब हम पढ़ने वाले हैं आगे, है ना। पश्चिमीकरण की अवधारणा एमएन श्रीनिवास की ही देन है ना।
एलपी विद्यार्थी का नाम आता है। एलपी विद्यार्थी ने पवित्र संकुल एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना। और फिर एससी दुबे का नाम आता है। एससी दुबे का नाम जो है मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र मानव शास्त्र के विकास में इनका नाम आता है। और एससी दुबे जो है ये मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे, नरसिंहपुर में इनका जन्म हुआ था। एससी दुबे का जो जन्म हुआ है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ है। और ये इनकी जो पत्नी थी लीना दुबे, ये दोनों ही समाजशास्त्री थे। एससी दुबे और लीना दुबे पति पत्नी जो है दोनों ही समाजशास्त्री, मानव शास्त्र। तो इनका जो है भारत तथा मध्य प्रदेश में समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया कहा जाता है दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने एक शॉर्ट में चीजें बताई हैं। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कहां से जो है समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ या इसको कहां से पढ़ाया जाना स्टार्ट किया गया, तो इंदौर से इसको स्टार्ट किया गया था। इंदौर से क्रिश्चियन कॉलेज से इसको स्टार्ट मध्य प्रदेश में किया गया सोशियोलॉजी को, है ना। तो यहां तक मैंने बताया स्टार्टिंग का। और अब आगे समाजशास्त्र की अवधारणा को मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी अब कल स्टार्ट करेंगे। समाजशास्त्र में मैंने जैसा अभी बताया कि समाजशास्त्र का जो अंग्रेजी शब्द है वो सोशियोलॉजी दो शब्दों से बना है। दो शब्द हैं इसमें, सोशियस और लोगस। दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, है ना। समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी, लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लोगस से बना है ना। दो शब्द हैं इसमें, सोशियोलॉजी, एक है सोशियल। ऐसे लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, लिखना थोड़ा सा क्लियर हो जाता, स्पष्ट हो जाता है। ये है लैटिन शब्द, लैटिन शब्द है, और ये है ग्रीक शब्द, है ना। ऐसे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव लगता है। और इसका अर्थ है समाज, और इसका अर्थ है शास्त्र या विज्ञान भी बोल सकते हैं, है ना, या अध्ययन, ऐसे। तो सोशियस का अर्थ है समाज, तथा लोगस का अर्थ शास्त्रीय विज्ञान या अध्ययन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का अध्ययन ना। समाज शास्त्र मतलब समाज का अध्ययन है ना, समाज का अध्ययन है। सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक जो अंतःक्रियाएं हैं, इन सभी का अध्ययन जो है समाज शास्त्र में किया जाता है ना। समाज शास्त्र ऐसा विज्ञान है या ऐसा सामाजिक विज्ञान है या ऐसा विषय है जिसमें समाज, सामाजिक संबंध तथा समाज में होने वाली अंतःक्रियाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये इसका एक संक्षिप्त अर्थ मैंने बताया है ना। कोई चीज लिखी हुई है कि स्पष्ट समाज शास्त्रार्थ समाज का विज्ञान जो समाज, सामाजिक क्रियाओं तथा सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन करता है। फिर हिमायल दुर्खीम का स्टेटमेंट यहां पर दिया, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है ना। देखिए, अगर आपको समाजशास्त्र का 7 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो एक विचारक की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। विचारक की डेफिनेशन जो है एक लाइन वाली आपको याद रखना है। 2 से 3 लाइन की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, पहली बात तो उसको याद करेंगे तो आपको याद ही नहीं उधर रहेगी, आप भूल जाएंगे, ये तो गारंटी है। आपने 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन कोई याद की, रटी, आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पर लिखूंगा, तो आपको याद नहीं आएगी, आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आप याद करने का प्रयास ही नहीं करो। पता है कि आपको लिख नहीं पाना है, तो फिर क्यों प्रयास करें, क्यों मेहनत करें? क्योंकि मेहनत तो लगेगी, आप उसको याद करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, तो ऐसा प्रयास ही नहीं करना है। एक लाइन की डेफिनेशन आपको याद रखना, क्योंकि एक लाइन की डेफिनेशन के 2 फायदे हैं। एक तो पर्टिकुलर आपको 2 नंबर में पूछ लेता है, पूछ रहा है अभी, तो वहां आपको काम आ जाएगी। दूसरा यह है कि आप उसको लिख भी सकते हैं,
याद बनी रहेगी आप। ठीक है, तो यह है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, ये इमाइल दुर्खीम का कहना है। तो इनका कोटेशन भी आपको, डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि किस विचारक ने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। मैंने नोट्स में, बुकलेट जो है उसमें बहुत सारी डेफिनेशन बताई है, तो वहां से आपको देख लेना है। इसमें मैंने ज्यादा डेफिनेशन मेंशन नहीं की है, आप जब बुकलेट पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, है ना। मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें लिखी, जो ज्यादा प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है। फिर मैंने समाजशास्त्र को यहाँ पर अलग अलग तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया, अलग अलग विचारकों ने जो है इसको अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन कहा है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहा है, किसने समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन कहा है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा है। अब देखो आप, यहां पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग विचारकों ने समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया। तो यहां पर आप क्या मानते हैं, यहां पर इतनी सारी डेफिनेशन हो गई, एक तरीके से डेफिनेशन ही है ये। मैंने इस तरीके से उसको व्यक्त किया है कि आपको कम मैटर में ज्यादा चीजें पता चल जाए। आई बात समझ में? तो वार्ड गिडिंग्स ओडम समनर ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, ये समाज के अध्ययन को समाजशास्त्र मानते हैं। फिर सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? तो मैकआवर, पेज, मैक्सवेबर, क्यूबर द्वारा कहा। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। फिर समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन किसने कहा है? तो जॉनसन, नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग ने कहा, है ना। फिर समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहने वाले विचारक हैं गिन्सबर्ग है, हाबहाउस हैं, जॉर्ज सिमेल है, गिलिन और गिलिन। ये विचारक कहते हैं कि समाजशास्त्र है सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। अगर आपको अब डेफिनेशन लिखना है, अपनी तरफ कोई नाम नहीं पूछा उन्होंने, समाजशास्त्र का अर्थ समझाया, तो आप जो है इन सभी को मिक्स कर दो। समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, बस हो गया। सब मिक्स कर दिए हमने, जितने भी अलग अलग विचारक है सबके विचार हमने लिखे, है ना। समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक घटनाओं भी आप और जोड़ सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये एक अच्छी परिभाषा आपकी तैयार होगी। अगर आपको समाजशास्त्र की परिभाषा पूछी जाती है तो इसमें 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर सर। ठीक है, आगे समझ में? समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें समाज, सामाजिक संबंधों, समूहों, सामाजिक अंतःक्रियाओं तथा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक पूरा हो जाता है। देखो केवल 6 स्लाइड ही हुई है, इतना समय लगता है क्योंकि एक ही चीज बताना, डिफाइन करना और कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज बताने में इतना समय लगता है। स्टार्टिंग में लगता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है। फिर तो मैंने लास्ट में तो 50 स्लाइड ही कराई, एक दिन में 50 स्लाइड हुई। स्टार्टिंग में 5 स्लाइड ही हो पाई, 9 हो पाई, 10 हो पाई, लेकिन लास्ट जब स्पीड बढ़ती है तो 50 70 स्लाइड एक दिन में, क्योंकि उसमें फिर सब समझी हुई चीजें रहती हैं, वही सब रिपीट होती रहती है, तो बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी क्या है, जो भी वर्ड आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, वो पूरा समझाना पड़ता है ना। ठीक, तो ये यहाँ स्टार्टिंग का टॉपिक हो गया आप लोगों का, मतलब समाजशास्त्र की अवधारणा हो गई है ना, समाजशास्त्र की मूल अवधारणा ये हो गई है। अब हम आगे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाज की भारतीय संकल्पना। ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने अभी जो बताया है वो समाजशास्त्र की मूल अवधारणा, जो हेडिंग है, पहली यूनिट की हेडिंग है, उसके बारे में मैंने बताया है। अब हम हेडिंग के अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो उसमें पहला टॉपिक आपका आएगा वो है समाज की भारतीय संकल्पना। तो इसको हम कल स्टार्ट करेंगे।